विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में आज रैली है जिसमें महागठबंधन के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। उससे पहले शिवाजी पार्क में किस तरह की तैयारी की गई है, टीवी9 संवाददाता राजीव की ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी मुंबई में समाप्त हुई है। ऐसे में मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने इस शक्ति प्रदर्शन में, इस सभा में इंडी गठबंधन के तमाम साथियों को न्योता भेजा था। तमाम विपक्षी दल जो इंडी गठबंधन के साथी हैं वो मुंबई में आज मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के साथ स्टेज साझा करेंगे। आपको स्टेज की तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं। आप देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो थी वो चूंकि मुंबई में खत्म हुई है, वहां पर आपको सामने स्टेज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीरें नजर आएंगी। साथ साथ में तमाम कुर्सियां वीआईपी नेताओं की यहां पर नजर आ रही है, जहां पर राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी, उनकी बहन, साथ साथ में शरद पवार, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता, साथ में उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, साथ साथ में अखिलेश यादव, एमके स्टालिन जैसे तमाम विपक्षी दल के जो साथी हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बाला साहब का एक वीडियो साझा करते हुए उद्धव ठाकरे पर तंज किया है। ये रिपोर्ट देखिए। विकास अघाड़ी के बैनर तले उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ रहेंगे, लिहाजा अब बीजेपी उद्धव ठाकरे के जमीर को जगाने में लग गई है। बाला साहेब ठाकरे के पुराने वीडियो के सहारे उद्धव पर तंज कसा जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक वीडियो साझा करते हुए उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और सवाल उठाया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी बाला साहेब को उनकी पुण्यतिथि या जयंती पर सलाम क्यों नहीं करती। क्या उद्धव राहुल से ऐसा सवाल पूछ पाएंगे? बीजेपी नेता ने जो वीडियो साझा किया है उसमें बाला साहेब क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं भी कह सकता हूँ, भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। विपक्ष की रैली में उद्धव ठाकरे के शामिल होने की खबर के बीच बीजेपी और शिंदे गुट हमलावर हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है कि आज का दिन शिव सैनिकों के लिए काला दिन है। आज का दिन ये शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, काला दिवस है, ये ब्लैक संडे है। क्योंकि जो शिवतीर्थ शिवाजी पार्क, ये शिवाजी पार्क से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं? ये भी सवाल मैं यहाँ इस बार पूछना चाहता हूँ। और हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए भी लोग अभी डर रहे हैं। देश की जनता उन्हें बहुत बड़ी सबक सिखाएगी। तो इस बड़ी रैली से पहले बीजेपी हर फ्रंट से कांग्रेस पर वार कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश की तस्वीर कुछ और होती। इसके जवाब में यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की अहमियत कभी समझ में नहीं आएगी। शायद कांग्रेस नहीं होती तो भारत का विभाजन नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो भारत में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार की एक जो मालिका हमने देखी वो शायद नहीं होती। आतंकवाद और बाकी इस प्रकार की सारी जो चीज़ें हमको आज दिखाई पड़ती है वो नहीं होती। कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। कांग्रेस नहीं होती तो ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान में जो हमने प्रगति की है वो नहीं होती। कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं रहता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी वालों की समझ से ऊपर है, वो समझेंगे नहीं ये बात कभी।
क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते, वो व्यापारियों का, उद्योगपतियों का विचार करते हैं। 3 दिन तक दक्षिण के 5 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करेंगे। एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली है। आंध्र प्रदेश की इस रैली को एनडीए का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये शक्ति प्रदर्शन तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भी जारी रहेगा। 18 और 19 मार्च को पीएम मोदी तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। 18 मार्च को सुबह 11:30 बजे तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा करेंगे। दोपहर 3:15 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में रैली होगी। इससे पहले 16 मार्च को भी तेलंगाना में पीएम की रैली हुई थी, जहां 400 पार का शंखनाद गूंजा था। तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है, अब की बार पीएम मोदी तेलंगाना के बाद तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी शाम 5:45 बजे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे। 18 मार्च को पीएम रात को कोयम्बटूर सर्किट हाउस में रहेंगे। 19 मार्च को सुबह 10:30 बजे केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के सालेम में पीएम की रैली होगी। देश भर में 400 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए इस बार बीजेपी ने दक्षिण में भी पूरा प्लान बना रखा है। और चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, लेकिन बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। महागठबंधन और एनडीए घटक दल एक दूसरे पर देरी का आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना से मुंबई रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात की। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 63वें और आखिरी दिन महारैली में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं होने के आरोप पर एनडीए पर तंज कसा। सीट शेयरिंग पर कब तक फैसला हो जाएगा? बुला के बता दिया जाएगा। सब लोग इंडिया गठबंधन 40 सीट पे लड़ेगा। कोई लेट नहीं है, ये नहीं था। महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया क्या? उन का नहीं हुआ है तो लेट कैसे? बताया जा रहा है कि सोमवार को दिल्ली में बड़ी बैठक में बिहार महागठबंधन की सीटों पर मामला सुलझ सकता है। घटक दलों में आरजेडी से सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार होंगे, वहीं कांग्रेस को 9 जबकि 4 सीटें लेफ्ट पार्टियों को देने की संभावना है। बताया जाता है कांग्रेस 11 सीटों पर अड़ी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए खेमे की बात करें तो बिहार की 40 सीटों में से जेडीयू 16 और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। एलजेपी को 4, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 1 और पशुपति पारस को भी 1 सीट मिल सकती है। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का दौर जारी है। आज कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी को मजबूती मिल सकती है। इस सीट के सभी विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार अनिल बलूनी को समर्थन देने का ऐलान किया है। हम उनका पार्टी के अंदर स्वागत करते हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। भंडारी को पार्टी की सदस्यता दिलाने के मौके पर उत्तराखंड के सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड की बद्रीनाथ धाम की सेवा की है। इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी मेहनत के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल में लोगों में वही विकास की भावना से आप सेवा करते रहेंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद भंडारी ने बीजेपी की जमकर तारीफ की। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और जन जन की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत मिलने का दावा किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस में नेता, नीति और नियत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। क्योंकि एक तरफ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ ऐसी कांग्रेस
जहाँ नेता नहीं है, नीति नहीं है और नियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 10 साल से एक मजबूत और स्थिर सरकार बनी है। आज पूरे विश्व में भारत आर्थिक, सामरिक और सामाजिक शक्ति के रूप में उभरा है। देश में जो मूलभूत बदलाव का वादा 2014 में किया गया था, वो सभी वायदे पिछले 10 साल में पूरे हुए हैं। बीजेपी के दावों के बीच कांग्रेस ने 5 न्याय गारंटी के साथ लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी और ये भी बताया कि पार्टी ने 25 गारंटी भी दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से, कांग्रेस नेतृत्व की ओर से, कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से, राहुल जी की ओर से जो किए गए हैं वो इसमें जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर 2024 के चुनाव हम 5 साल के लिए जनादेश मांग रहे हैं। 5 न्याय के आधार पर, 25 गारंटियों के आधार पर। तो 5-5-25 यही हमारी चुनावी रणनीति है। 5 साल के लिए जनादेश, 5 न्याय को देने के लिए जनादेश, 25 गारंटियों को पूरे करने के लिए जनादेश। तो ये रहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो मैं आपको जानकारी देने वाला था। और परसों हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की, वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद हमारी जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो हम प्रकाशित करेंगे। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने 9वां समन उन्हें भेजा है। समन के खिलाफ एक बार फिर जांच एजेंसियों के साथ केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने। शराब घोटाले मामले में भी अरविंद केजरीवाल को 9वें समन के बाद अब 21 मार्च यानी गुरुवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले पर संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। क्यों गए वो कोर्ट? तो ये साफ दिखाता है कि उनका मकसद जांच नहीं है, उनका मकसद न्याय नहीं है, उनका मकसद सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को कल यानी 18 मार्च को पेश होना है। आतिशी ने जांच एजेंसियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके 2 गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मारपिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। भाषा एक ऐसा वस्त्र है, अगर इसको शालीनता से ना पहना जाए तो सामने वाले व्यक्तित्व को पूरा निर्वस्त्र होने में टाइम नहीं लगता। तो ये उनको निर्णय करना है कि किस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग में लाई। केजरीवाल के बचाव में आरजेडी भी सामने आई है और ईडी की कार्रवाई को लेकर जांच एजेंसीज को लेकर उसने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा विपक्ष पर भ्रष्टाचार भारी पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसीलिए उनकी ही जवाबदेही बनती है। उनको ही जांच में जुड़कर बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा करप्शन क्यों कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस केस को स्वयं न्योता दिया है अपने खिलाफ। ये इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। तो मेरा आग्रह है अरविंद केजरीवाल जी से कि नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है और आपको कह रही है कि आप जांच में जुड़िए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी 2014 के पहले जो कार्रवाई की थी बहुत कम संख्या थी, 2014 के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में ईडी की कार्रवाई हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सारे विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही कार्रवाई हुई और जो बीजेपी के साथ चले गए उन पर कार्रवाई बंद हो गई, वो सदाचारी हो गए अजित पवार जी। तो ये ईडी का इस्तेमाल 10 वर्षों में बीजेपी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है। शराब नीति बड़ा घोटाला है, उसमें जांच चल रही है और अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो मुख्यमंत्री को उसमें सहयोग करना चाहिए।
घबराना किस बात का? अगर चोरी नहीं की तो डर क्यों रहे? यही बात उन्होंने बोली है कि इलीगल हम इसको बोल रहे थे और इसी बात को लेकर हम ईडी जो है वो कोर्ट गई थी और ईडी ने खुद ही इंतजार नहीं किया कि क्या कोर्ट फैसला देता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सम्मन की वैधता पे उनको जमानत मिली है, शराब नीति घोटाले का जिक्र नहीं आया है। जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है वो शराब नीति घोटाले पे कर रही है, उस पर अरविंद केजरीवाल को सहयोग करना चाहिए। आपने चोरी की है तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि देश में कानून का शासन है। चोर खुलेआम घूमते रहे ऐसा संभव नहीं है। और कह रही है कि ये सब कुछ ऐन चुनाव के पहले, चुनाव की तारीख घोषित हो रही है उसके 3 घंटे के बाद समन आ जाता है। मनीष सिसोदिया को जेल में गया कितना समय हो गया? लगभग 14 महीने। कहाँ थे चुनाव? और अगर शराब नीति में घोटाला नहीं था तो बेल करा लेते अपने उप मुख्यमंत्री की। संजय सिंह सांसद जेल में बंद है, अगर शराब नीति में घोटाला नहीं था तो बेल करा लेते। और नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय होसबाले फिर से सर कार्यवाह चुने गए। होसबाले 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। होसबाले ने काशी मथुरा के संदर्भ में पत्रकारों से सवालों पर जवाब क्या दिया, सुनिए। काशी मथुरा के संदर्भ में देखिए, हिंदू समाज के मांग है कि नहीं, धर्माचार्यों ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को रखा है पहले से। तो हर विषय के आंदोलन एक ही प्रकार नहीं होता, हर बीमारी के लिए दवा एक ही प्रकार नहीं होती, दवा भी बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती है, समस्या के हिसाब से आंदोलन के प्रकार अलग होते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन की जो करना था वो हर चीज के लिए करना ही चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है, शायद उसके मार्ग अलग है। अभी कोर्ट में मामला है, उन्हें दीजिए, कोर्ट में मामला है तो एक वातावरण जो भी बना है उसके हिसाब से होगा। ये भी अंततः न्यायालय में होना ही है। जो राम जन्मभूमि का हुआ तो न्यायालय देख ही रहा है, तो न्यायालय तो सुलझ गया है तो आंदोलन करने उस प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा कहना इतना ही है, हर समस्या का एक ही प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। और यूसीसी को लेकर भी दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संघ ने इसका स्वागत किया है। उत्तराखंड में लागू इस कानून को लेकर दत्तात्रेय होसबाले की तरफ से और क्या कहा गया, सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले भी हमने कहा है, अभी उत्तराखंड में उसके तैयारी किए हैं, उसके बारे में देश के अंदर उसके अनुभव को लेकर होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके स्वागत तो संघ ने किया ही है, पहले भी हमने कहा है। इसके बारे में हमने अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में प्रस्ताव भी पारित किए थे कई वर्ष पहले, तो इसलिए वो तो है ही, उसका स्वागत किया है। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में 4-5 बातें जो आई है, उसके अभी जो एक्ट में एक राज्य के इसमें उत्तराखंड में आया है, वो एक करके देखना चाहिए। धीरे धीरे पूरे देश में होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। हाँ, लेकिन उसमें डिटेल्स में कई बातें, उदाहरण के लिए जनजाति क्षेत्र के लिए अभी नहीं कर सकते, कस्टमरी लॉ है, तो इसलिए कई चीज़ें उस पर डिटेल्स के हैं, उस पर चर्चा हो गया। अभी 4-5 बातों के बारे में, सक्सेशन के बारे में, अडॉप्शन के बारे में, मैरिज के बारे में उसमें आया है, तो आगे बढ़े। नागपुर से बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस की नई कार्यकारिणी में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने 6 सर कार्यवाह नियुक्त किए हैं। कृष्ण गोपाल और मुकुंद सर कार्यवाह बने हैं। अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, अतुल लिमे, आलोक कुमार सर कार्यवाह बनाए गए हैं। और मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली है। रैली में कई विपक्षी नेता शामिल हो रहे हैं। रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन और चंपई सोरेन भी शामिल होंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव और फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहेंगे। एमवीए में मतभेद के बीच प्रकाश आंबेडकर भी इस रैली का हिस्सा होंगे। और राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई के शिवाजी पार्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े दिग्गज नेता आज इस रैली में एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं, तैयारियां कैसी हैं? देखिए, पिछले एक हफ्ते से इसकी तैयारी चल रही थी। पूरा ग्राउंड पर बेहतरीन इंतजाम किया गया है। कोशिश यही कि लगभग 1 लाख के करीब जो है शिवाजी पार्क की जो
क्षमता है अंदर बाहर मिलाकर तो तकरीबन 1 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटाई जाए। फिलहाल लोगों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा ये तो जब सभा शुरू होगी उस समय पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप में एक शक्ति प्रदर्शन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जब शुरुआत हुई थी उसका समापन मुंबई में हुआ है और यहाँ पर राहुल गांधी इस पूरी यात्रा के बाद में सिर्फ ये सभा है ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखें घोषित हो चुकी है और ऐसे दौर में यानी कि लोकसभा चुनाव की तारीख कल डिक्लेयर हुई, आज सभा हो रही है और तमाम विपक्षी दल के जो नेता है जो कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के साथ हैं वो तमाम लोग एक साथ एक मंच पर मौजूद होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष लगातार सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को घेरा। उनका कहना है कि राहुल गांधी लगातार सावरकर को लेकर अपना बयान जिस तरह से देते रहे, उनका अपमान करते रहे, तो उद्धव ठाकरे इस ऐतिहासिक शिवाजी पार्क से किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी के राजीव, महत्वपूर्ण यह है कि सभी का मंच साझा करते हुए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन और बड़ा संदेश, लेकिन एमबीए में मतभेद को देखते हुए प्रकाश अंबेडकर की मौजूदगी कितना बड़ा संकेत दे रही है? देखिए, प्रकाश अंबेडकर ने कल ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें इस सभा में आने के लिए न्योता दिया गया है, वो इस सभा में आएंगे। अब आते हैं कि नहीं आते हैं, थोड़ी देर में स्थिति जरूर साफ होगी। हालांकि अभी तक प्रकाश अंबेडकर जो हैं वो एमबीए का हिस्सा नहीं है, इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो लगातार उनसे बातचीत की जा रही है। संजय राउत रोज अलग बयान देते हैं, प्रकाश अंबेडकर ठीक उसके उलट कहते हैं। वो कहते हैं लगभग 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी तक एमबीए फैसला नहीं ले पाई है। पहले कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार की और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, ये लोग आपस में फैसला करें फिर मुझे बुलाए। अब मसला यही है कि उन सीटों का फैसला हो नहीं पा रहा है। प्रकाश अंबेडकर एमबीए में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आज संजय राउत ने कहा 4 सीटें हम वंचित को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन 4 सीट पर क्या प्रकाश अंबेडकर मानेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कई ऐसे जिले हैं बिल्कुल, इन सवालों का जवाब क्या आज मंच पर संबोधित करने के दौरान भी दिया जा सकता है। बड़े संकेत सबकी मौजूदगी एक साथ रहते हुए मिल रहे हैं। इसी पर नजर बनाए रखे राजीव, आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इंडिया की रैली के लिए मुंबई पहुंचे तेजस्वी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि जनता के सामने अपने मुद्दे रखने की बात तेजस्वी कह रहे हैं। संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात भी तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई। देखिए, कल जो है इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है और एक महापर्व के तौर पे लोकतंत्र में एक महापर्व जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और हम सब लोग आज बॉम्बे आए हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने निमंत्रण भेजा है और इससे पहले पटना में हम लोगों ने एक विशाल जन विश्वास रैली की थी जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जो पटना पहुंचे थे और ये उसके बाद ये बॉम्बे में हो रहा है। तो अपनी बात को जो है हम लोग जनता के सामने रखेंगे, जो असल मुद्दे हैं उसकी चर्चा होगी। किन मुद्दों को आप फोकस करेंगे, खासकर क्या मुद्दे लेकर? बेरोजगारी तो है ही देश में, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, हर तरह की समस्याएं हैं देश में। जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक किया जा रहा है, जिस हिसाब से लोकतंत्र और संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग जो है अपनी बात को मजबूत कर रहे हैं। हो या साथ ही अरविंद केजरीवाल से उनको जलबोर्ड के मामले में समन भेजा गया, महादेव ऐप के मामले में एफआईआर में उनका नाम आ गया है। ये जो चीजें चल रही हैं, आप इसे किस तरह देखते हैं? आपके विचार पार्टनर है हिंदुस्तान में किसी बच्चे से पूछ लीजिए तो वो यही बोलेंगे कि ये लोग बीजेपी का प्रकोष्ठ जैसा काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। आंध्र के चिलकुलूरीपेट में एनडीए की रैली है। एनडीए की रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी मंच पर मौजूद हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दक्षिण में रैली करना, वहां जाना, उसका सिलसिला जारी है। एनडीए की रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र में जो 2 सहयोगी साथ हैं वो भी मंच पर मौजूद हैं। प्लीज नीचे आइए। आप मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए।
आप नीचे आइए मेहरबान। यहाँ जो पुलिस के लोग होंगे इन सभी टावर पे जरा कहर करें, इस पे बिजली के तार हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो हमारे लिए बहुत पीड़ादायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए रैली से ठीक पहले वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो बड़े ऊंचे स्टैंड बने उस पर चढ़े, उनको नीचे उतरने के लिए प्रधानमंत्री ने सलाह दी है और कहा कि उन तमाम लोगों को नीचे आना चाहिए। रैली को संबोधित करेंगे बस सबसे कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए की रैली है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपनी मौजूदगी को और बढ़ाने के लिए साथियों को भी साथ जोड़ रही है। चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं, पवन कल्याण भी। देखिए ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पवन कल्याण भाषण दे रहे थे, लेकिन जब लोगों को टावर पर चढ़ा देखा प्रधानमंत्री ने तो वो मंच पर बैठे थे, खुद प्रधानमंत्री उठकर आए, बीच में उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि आप वहां से उतरें और ये इंश्योर करे पुलिस की वो तमाम लोग जो चढ़ गए हैं इस तरह के टावर पर वो उन्हें नीचे उतारा जाए। तो पवन कल्याण की स्पीच के बीच में ही प्रधानमंत्री ने उठकर आकर लोगों को वहां से नीचे उतरने के लिए कहा, क्योंकि वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जेपी वेंचर्स పేరు మీద जगन बिनामीలు। तो देखिए पवन कल्याण का संबोधन हो रहा है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी इस रैली को संबोधित करेंगे। जैसे ही उनका संबोधन शुरू होता है हम आपको दिखाएंगे। इस बीच दिल्ली में आज हुई मोदी कैबिनेट की मीटिंग से जो बड़ी खबर है वो आपको देते हैं। बैठक में मंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा 5 साल का रोड मैप प्लान करें, 100 दिन का एजेंडा तैयार किया जाए। पीएम ने नई सरकार पर प्लानिंग के लिए कहा है। तमाम मंत्रियों को 5 साल का रोड मैप प्लान करने को कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी सरकार 3.0 की तैयारियां आनंद अभी से शुरू हो गई हैं। 100 दिन के एजेंडे पर बात हो रही है, आगे तीसरे टर्म में क्या करना है इस पर बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखा रहा है मौजूदा सरकार का। बिल्कुल ये एक मैसेजिंग है और सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि मौजूदा सरकार है वो फिर से रिपीट होके वापस लौट रही। लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनने वाली है और इसके पहले भी जो कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं और आज फिर से उन्होंने ये दोहराया है। उन्होंने सभी मंत्रियों को कहा है कि वो अपने अपने अधिकारियों से और सचिवों से ये कहें कि जो नई सरकार का गठन होगा उसके पहले 100 दिन का और अगले 5 साल का एजेंडा अभी से तैयार कर ले। यानी कि नई सरकार का जब गठन हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद काम पे लग जाना है। तो उसकी तैयारी प्रधानमंत्री ने अभी से करने के लिए कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसका भी खाका अभी से तैयार हो जाए। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद आज बैठक थी, एक औपचारिक बैठक होती है जो चुनाव आयोग का जो अधिसूचना होती है उसमें अप्रूव करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है। उसी बैठक में प्रधानमंत्री ने सब मंत्रियों को कहा कि आप लोग अगले 100 दिन का यानी कि नई सरकार के गठन होते ही काम पे लग जाना है, बैठना नहीं है और उसकी तैयारी अभी जब तक चुनाव मोदी कैबिनेट की मीटिंग में जो बड़े फैसले लिए गए हैं और आगे जिस विजन के तहत बड़े फैसले हो रहे हैं उस बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे। बड़ी खबरों पर है हमारी नजर, आप बने रहे हमारे साथ। जल्द